हेलो एवरीवन। तो सिलेक्शन फेज 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2020 वाले क्वेश्चंस में से हम 6 नवंबर का और 9 नवंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं ग्रेजुएशन लेवल का। आज हम 10 नवंबर वाला इंग्लिश का पेपर करते हैं। इससे हमें और क्लैरिटी होगी कि क्या क्वेश्चन सवाल पेपर में आ रहे हैं, किस तरीके का पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल वगैरह कैसा है और क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है। ओके, so without wasting any time, let's move ahead. Here's something about me. My name is Chandan Shubham and these are my marks that I've scored in several SSC exams. Okay, so let's see our first question. First question is, ये direct indirect से है. Okay, shouldn't be much difficult. क्या है question? The captain said the winds are turning unfavorable. तो इसको जब हम ये डायरेक्टली कहा गया है कोट एंड कोट में, जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? द कैप्टन सेड के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, दैट कंजंक्शन का। तो वो लगा दिया। अब हमने देखा कि कहाँ कहाँ लगा हुआ, सब जगह लगा हुआ, दैट तो हर जगह लगा दिया है, तो यानी इस बेसिस पे हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब क्या है? द विंड्स आर टर्निंग अनफेवरेबल, ये है सिंपल प्रेजेंट, है ना। और जब सिंपल प्रेजेंट होता है और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इसको हम किस में करते हैं? सिंपल पास्ट। ओके, सो हम सिंपल पास्ट में कर देंगे। सो द विंड्स वर, ये होगा ना, आर को वर कर देंगे। द विंड्स वर टर्निंग अनफेवरेबल, टर्निंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अनफेवरेबल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, द विंड्स आर गोइंग टू टर्न, ये तो कुछ अलग ही हो गया, कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर टेंस में टेंस ही बदल गया इसका, ये फ्यूचर हो गया, नहीं कोई लॉजिक नहीं है। द विंड्स विल बी टर्निंग, ये भी फ्यूचर हो गया, है ना। और ये द विंड्स हैड टर्न अनफेवरेबल, ये तब हम रखते जब ये सिंपल पास्ट में होता, तो हम फिर इसको पास्ट परफेक्ट करते। लेकिन सिंस इट इज़ इन सिंपल प्रेजेंट, हमारा ओरिजिनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम इसको सिंपल पास्ट में कर देंगे और हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। द कैप्टन सेड दैट द विंड्स वर टर्निंग अनफेवरेबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, द फैमिली मेड डैश इंक्वायरीज अबाउट हिज बैकग्राउंड। ये हम ऑप्शन से ही कर पाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एंड द बेस्ट वे टू डू इज थ्रू ऑप्शंस। तो डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड का मतलब क्या है? समथिंग विच इज़ इन डिस्प्यूट, कोई ऐसी बात जो जिस पे दो लोगों का मतभेद चल रहा हो, तो वो डिस्प्यूटेड है। डिजास्टरस क्या है? डिजास्टरस इज ग्रेव, समथिंग वेरी बैड, मतलब बिल्कुल ऐसा लाइक द अर्थक्वेक वाज डिजास्टरस, या किसी की कोई बात डिजास्टरस हो सकती है अगर हम इसको एज ए फिगरेटिवली यूज़ कर रहे हैं तो that's that bad. The family made disputed inquiries, ये तो नहीं होगा। disastrous inquiries, ये भी नहीं होगा। discarded कोई चीज़ जो रिजेक्ट कर दी गई हो, कि जैसे हम एक फ़ोन यूज़ कर रहे थे, now it's old so we discarded it. discreet का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी चीज़ को जानबूझ के छुपा के रखना, है ना। discreet mission ये हो सकता है। तो द फैमिली मेड डैश इंक्वायरीड अबाउट हिज बैकग्राउंड, यानी परिवार ने किसी के बैकग्राउंड के बारे में इंक्वायरीज करी है ना, पता करवाया है कि क्या है कैसा है। तो डिस्प्यूटेड इंक्वायरीज नहीं हो सकती, इंक्वायरी का रिजल्ट डिस्प्यूटेड हो सकता है, इंक्वायरी का रिजल्ट डिजास्टर्स हो सकता है, और जो रिजल्ट आ सकता है उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि अरे नहीं यार ऐसा थोड़ा होगा। लेकिन इंक्वायरीज आर डिस्क्रीट, कभी कभी ओपन इंक्वायरी हो सकती है, बट इंक्वायरीज के लिए हम डिस्क्रीट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हूम वांट्स टू प्ले द गेम में जॉइन द ग्रुप। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? करेक्ट फ्रेज यहाँ पे डालना है, इसके जगह पे हमको रिप्लेस करके। तो यहाँ पे हूम ना, जैसे ही हम हूम पढ़ते हैं हमारे थोड़ा शक यहीं से हो जाना चाहिए। हूम हम कब यूज़ करते हैं? नॉर्मली हम हूम का यूज़ जो है आंसर्स करते हुए करते हैं, लेकिन जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया है और तब हम उसको आंसर कर रहे हैं, तो जब हम आंसर कर रहे हैं तब हम हूम का यूज़ करेंगे। जब क्वेश्चन की बात हो रही है या पहला सेंटेंस चल रहा है तब हम हु का यूज़ करते हैं।
तो ये हु और हुम का बेसिक डिफरेंस है, बाकी मतलब दोनों के एक ही होते हैं, यूसेज दोनों का अलग अलग होता है, दे आर नॉट मतलब इंटर रिप्लेसेबल। दोज हुम वांट्स टू प्ले द गेम मे जॉइन द ग्रुप, हुम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहला ही सेंटेंस बोला जा रहा है ना। सो दोज हु, क्योंकि यहाँ पे दोज है, दोज हु, तो दोज क्योंकि प्लूरल है तो हम इसके साथ वांट्स नहीं वांट लगाएंगे, तो दोज हु वांट टू प्ले, हु इज वांटिंग टू प्ले गलत है, हु वांटेड टू प्ले गलत होगा इसका। करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, ऊपर हमने देखा था इनडायरेक्ट पूछा था, यहाँ डायरेक्ट पूछा है। जब डायरेक्ट पूछा हो तो इट्स ऑलवेज अ बेटर थिंग कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन करें, है ना। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा ही कुछ टेढ़ा आ जाने वाला है, लेकिन आपको बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि वो उससे आपके वैसे ही ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड गॉन इन हिज कार द प्रीवियस डे, वेयर ही हैड गॉन, इससे हमको इतनी बात समझ में आ गई कि इनडायरेक्ट करने पर पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये लाइन। पास्ट परफेक्ट हम कब बनाते हैं, जब वैसे ओरिजिनल लाइन सिंपल पास्ट में रही हो, है ना। तो हम यही से चेक करना शुरू कर सकते हैं। आई सेड टू हिम वेयर डिड यू गो, ये तो सही हो रहा है, सिंपल पास्ट ही है। आई सेड टू हिम वेयर हैव यू गॉन, ये वेयर हैव यू गॉन ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है ही नहीं, तो ये हमारे ऑप्शंस में से कैंसिल हो गया हमारा। आई सेड टू हिम वेयर यू वेंट इन योर कार यस्टरडे, यहाँ पे इस लाइन की सेंटेंस फ्रेमिंग ही सही नहीं लग रही, वेयर यू वेंट इन योर कार यस्टरडे, इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग ही सही नहीं है। अगर हमें यही बात पूछनी होगी तो हम इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करते हैं, वेयर डिड यू गो, वेयर यू वेंट नहीं। आई सेड टू हिम वेयर वर यू गोइंग, वर यू गोइंग भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि गोइंग ये कंटिन्यूस का शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूस का कोई साइन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ऑप्शंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और सेंटेंस फ्रेमिंग की वजह से ये नहीं होके ये होगा। अब एक्टिव पैसिव, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। परफेक्शन इज सॉट बाय हिम इन एवरीथिंग ही डज, यानी वो जो भी करता है उसको वो परफेक्टली करने की कोशिश करता है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, ही, सॉट ये V3 है, इसका ओरिजिनल क्या होगा, सीक्स, perfection in everything it does। ऑप्शन देख लेते हैं, he has, शॉर्ट क्यों ही डालेंगे, has क्यों डालेंगे, perfection ये past tense में, या he is seeking perfection in everything he does, he is seeking ये continuous tense में चला जा रहा है, so our right answer as we get here वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए, यानी जो इसका मतलब हो उससे ऑपोजिट, है ना, ये इसका मतलब नहीं है ऑपोजिट। तो इसका फोरलोन का मतलब क्या होता है, फोरलोन का मतलब होता है लोनली एंड सैड स्टेट, यानी कोई बिल्कुल ऐसे गमगीन हालात में हो तो उसको फोरलोन बोलते हैं, है ना। इलेटेड का मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी, like happy and excited, like if you get a cake you're happy, if you get a job you'll be elated, वो वाली चीज़ है। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेलापन। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है कि when you need something like greatly, you have a deep desire for something, then you're desperate for it। bereft का मतलब क्या होता है, दो एक कंडीशंस होती हैं जहाँ bereft यूज होता है। bereft का एक मतलब होता है extremely sad situation, especially after someone's demise, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि like she was bereft after he was gone, या ऐसा कुछ। या हम कब यूज कर सकते हैं कि जब कुछ कमी रहती है ना, ये भी सैड और लोनली टाइप का ये है। तो अगर आप देखें तो ये वर्ड जो है फॉरलोन और बेरेफ्ट, ये एज सिनोनिम्स यूज हो सकता है ना, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। सॉलिटरी तो अकेलापन है ही है, डेस्परेट नीडेड समथिंग, तो अगर आप
ऑपोजिट्स देखेंगे तो दिस इज इट्स ऑपोजिट, दिस इज द करेक्ट आंसर। टू मच नॉइज हो गया है, कोई बात नहीं। मूविंग एहेड, the doctors hope that the soldiers wound will soon, ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको, heal, mend, recover, restore। now this question is interesting because इन चारों वर्ड्स का मतलब सेम ही होता है, they are all synonyms, बट इसके सभी के यूसेज अलग अलग जगह पे हैं। कोई भी इनमें से मतलब साथ में यूज नहीं हो सकता। दो वर्ड्स हैं जो आपस में यूज हो सकते हैं अगर सिचुएशन सिमिलर है तो। जैसे कि अगर जब भी हम वुंड्स की बात करते हैं, वुंड्स हील, है ना, घाव ठीक होते हैं, हील होते हैं। मेंड, रिलेशनशिप्स मेंड। रिकवर, जो चीज़ कुछ चला गया हो वो रिकवर हो जाता है, यानी कोई डेटा है, डेटा अगर हमारा वापस आ जाए तो डेटा रिकवर्ड है। कोई बीमार है तो उस केस में भी हम सिकनेस से भी रिकवरी होती है कि हाउ आई फीलिंग नाउ, नाउ ही हैज रिकवर्ड। सो रीस्टोर इज समथिंग लाइक जब किसी चीज़ को अपने ओरिजिनलिटी की तरफ, यानी ओरिजिनल कंडीशन में अगर वापस ले जाई जाए कोई चीज़ तो एक तरीके से रीस्टोर कर दी गई है। तो हम देख लेते हैं वुंड्स के हिसाब से क्या होगा, हील, बिकॉज वुंड्स हील। फॉलो ऑल द स्टेप्स एक्यूरेटली, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो पैसिव, एक्टिव पैसिव फिर से आ गया, पैसिव बनाना है, फॉलो ऑल द स्टेप्स एक्यूरेटली। अब यहाँ ये वाले सेंटेंसेस थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ है ऑल द स्टेप्स शुड बी फॉलोइंग एक्यूरेटली, फॉलोइंग नहीं आएगा, ऑल द स्टेप्स शुड बी फॉलो एक्यूरेटली। अब यहीं पे अगर फर्स्ट में या फोर्थ ऑप्शन में फॉलोड कर देता ना, ऑल द स्टेप्स शुड बी फॉलोड एक्यूरेटली, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए हमने इसे बना के नहीं किया, हमने इसे ऑप्शन से किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉलोड, हम इसको इस तरीके से भी एक केस में बना सकते हैं। एक्टिव पैसिव का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही सही तरीका हो, कई बार अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक ही तरीका होता है। एक्टिव पैसिव में मल्टीपल तरीके हो सकते हैं एक ही सेंटेंस को अलग तरीके से लिखने के। लेट ऑल द स्टेप्स बी फॉलोड एक्यूरेटली, लेट ऑल द स्टेप्स बी फॉलो एक्यूरेटली, क्योंकि हमको पता है कि जब हम पैसिव फॉर्म करते हैं हम V3 का यूज़ करते हैं, दैट्स लाइक स्टैंडर्ड, है ना, ये एक स्टैंडर्ड है विच वी शुड रिमेंबर। तो फॉलो हम सिर्फ वर्ब चेक करके भी यहाँ बता सकते थे अगर हमको सिर्फ इतना पता होता। हमें सेंटेंस फ्रेमिंग का आइडिया नहीं है, हमें बाकी बहुत चीज़ें नहीं पता है, सिर्फ हमें इतना पता है कि पैसिव फॉर्म है, V3 आएगा, हम सिर्फ फॉलोड चेक कर लेते हैं, हमारा एक ही सही ऑप्शन दिखता है हमको, दैट वुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन दिस क्लास परस्यू एटलीस्ट वन हॉबी। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ केसेस होते हैं ना ग्रामर में जो आपसे गलतियां करवाते हैं, लेकिन एक बार आपको पता लग जाए तो फिर गलतियां नहीं होंगी। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल के केस में हमेशा ये देखते ही हमें यही याद आ जाता है कि इस केस में हमेशा सिंगुलर मानते हैं, इसको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इसमें कोई गलती नहीं है, एंड एवरी गर्ल हो सकता है, एवरी बॉय में तो कोई गलती है ही नहीं, ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट वन हॉबी, नो मिस्टेक्स दैट आई सी। तो एक तो वैसे भी लगता है कि यहीं पे गलती होगी, लेकिन अब बताते हैं गलती क्या है। इन दिस क्लास परस्यू जो है वो प्लूरल वर्ब हो गया, क्योंकि इसकी सिंगुलर फॉर्म जो है परस्यूज होगा, है ना। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन दिस क्लास परस्यूज एटलीस्ट वन हॉबी, यहाँ इसकी जगह ये आ जाएगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल हो जाएगा। परसू सिंगुलर वर्ब है ना। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ब फॉर विच नो सैलरी इज पेड, वैसा काम जिसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं आपको। ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑनररी के बहुत सारे मतलब होते हैं, उसमें से एक मतलब ये भी होता है कि जब आप कहीं पे ऑनररी पोजीशन पे होते हैं, जब आप ऑनररी पोजीशन पे होते हैं तो यू आर नॉट पेड फॉर इट, है ना। एज एन ऑनर आपको वहाँ उस जगह पे बिठा दिया गया है,
बट आपको उसके लिए पे नहीं किया जाता। जैसे लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड हैव हर्ड कि गवर्नमेंट्स की स्कीम चलती है टू फॉर वुमेन एम्पावरमेंट या कुछ की यंग टीनेज लड़कियों को किसी एक दिन के लिए कहीं का थानाध्यक्ष या कुछ बना दिया जाता है, इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो दैट इज़ एन ऑनररी पोजीशन और उसके लिए कोई सैलरी ड्यू नहीं होती है। ऑप्शनल क्या होता है, इसका पैसे से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऑप्शनल इज समथिंग जिसके पास आपके पास जब ऑप्शन है चूज करने का, विच इज समथिंग इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि यही होगा, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो दैट्स ऑप्शनल। यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, यानी यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, दे आर नॉट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। बाकी GS 1 to 4 ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और एक ऑप्शनल पेपर भी होता है आपका। बोनस इज समथिंग दैट यू गेट अबव एंड ओवर योर सैलरी, यानी आपकी सैलरी जो है उसके ऊपर जो मिलता है दैट इज बोनस। दैट और बिसाइड सैलरी भी अलग चीज़ों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। इट्स अ बोनस पॉइंट, टू हैव एन एक्स्ट्रा स्किल इज अ बोनस पॉइंट। ओके, तो ये तो ऑब्वियसली इसमें तो इंक्लूडेड ही है पैसा वैसा। मैंडेटरी इज समथिंग कंपल्सरी, जो करना ज़रूरी हो। अब यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो अगर कोई सर्विस, जैसे कई जगहों पे आर्मी सर्विस जो है मैंडेटरी होती है, अब ये ज़रूरी नहीं कि इसके साथ सैलरी अटैच्ड हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पे हम विल गो विद द बेटर ऑप्शन, है ना, क्योंकि ऑनररी का डायरेक्ट मतलब यही होता है। ये है एक स्ट्रेच्ड मीनिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके हम इसके एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। इस वर्ड का ये मतलब नहीं है, हम इसके एक एग्जाम्पल से यहाँ पहुँच सकते हैं, बट दैट वुड नॉट बी द करेक्ट वे टू प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट नथिंग सीम्स टू बी फिशी अबाउट द मैटर। क्या पूछा है? इडियम पूछा है हमसे। ऑन द फेस ऑफ इट नथिंग सीम्स टू बी फिशी अबाउट द मैटर, अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसका ये मतलब होगा कि सामने से तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है इसके बारे में। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब है कि फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं, अगर हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। व्हाट अपीयर्स ऑन द सर्फेस, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी जो सामने से दिख रहा है, जो देख के हमें पता लगता है, वो ये है। द व्हाट अपीयर्स ऑन द सर्फेस इन कंपैरिजन, कंपेयर करने पे नहीं, उसकी तो बात ही नहीं। ऑन डीपर स्क्रूटनी दैट समथिंग, जो इसके आगे की बात है ना, कि सामने से क्या पता चल रहा है और फिर हम डीपर स्क्रूटनी करते हैं और फिर हमें अंदर के राज पता लगता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉकडाउन प्रिवेंटेड पीपल टू गो आउट फ्रॉम देयर हाउसेस, होम्स। अब ये आपको वैसे ही सही लग सकता है ना, कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है कि अगर आप कीजिए, इस क्वेश्चन में आपको लग सकता है कि गलती नहीं है, लेकिन द लॉकडाउन प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना, इसके बाद फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम का एक ही ऑप्शन हमको दिखाई देता है, फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स, है ना, ऑफ भी नहीं आएगा। प्रिवेंटेड के बाद प्रीपोजिशन हम ऑफ यूज़ नहीं करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड, जम्बल्ड सेंटेंसेस। ठीक है, पहले सारे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप अरेंज करने का ऑप्शन पता लग जाएगा। शी अंडरस्टूड माई साइंस एंड आई कुड मेक हर डू एज आई विश्ड, यानी वो मेरे साइंस समझ गई और मुझे जो करवाना था वो मैंने उससे करवा लिया। माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज मार्था, आर कुक्स डॉटर। वी इवन हेल्प्ड इन फीडिंग द हेन्स which crowded around the kitchen steps. This pleased me greatly and we spent a lot of time together. ठीक है, तो ये कहाँ से हम कर सकते हैं, मतलब कहाँ से सेंस बनता है इस बात का? पहला लाइन दिस प्लीज्ड मी ग्रेटली, यानी कुछ है जो पहले इसको प्लीज कर रहा है, तो पहले तो हमें वही पता करना पड़ेगा। वी इवन हेल्प, यानी इससे पीछे भी कुछ है, मतलब है ना कि कुछ था जिससे उसकी हेल्प जो करते थे, और इसके अलावा ये भी करते थे। दिस सेंटेंस सीम्स लाइक अ
करेक्ट स्टार्ट। तो बी से अगर हम शुरू करते हैं कि माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज मार्था आर कुक्स डॉटर। मार्था मेरी कांस्टेंट कंपेनियन थी, जो कि हमारे कुक की बेटी थी। नाउ ये क्यों थी कांस्टेंट कंपेनियन? शी अंडरस्टूड माई साइंस एंड आई कुड मेक हर डू एज आई विश्ड। अब इसके अलावा और क्या होता था? ये दोनों साथ मिलके जो है मुर्गियों को खिलाते भी थे, विच क्राउडेड अराउंड द किचन स्टेप्स, है ना। और क्या था? दिस प्लीज मी ग्रेटली एंड वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। अब इसके बाद इन दोनों सेंटेंसेस में जो है ना थोड़ा सा डाउट है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा। यहाँ से हम ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। CBDA अगर एक बार ऑप्शन चेक करना बनता है। वी इवन हेल्प हमने देखा, QC को हमने पहले सेंटेंस में रिजेक्ट किया था, तो C हमने कैंसिल कर दिया था। ए से क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेंटेंस बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। फॉर द सेम लॉजिक हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है BADC, यानी इसका जो करेक्ट फॉर्मेट है वो BADC होगा, BACD नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ओके, मिस स्पेल्ड वर्ड हम एक साथ एक बार मतलब भी देख लेंगे इसका। कंटेम्प्चुअस का मतलब क्या होता है? कॉजिंग कंटेम्प्ट। जैसे आप कोर्ट में अगर कोर्ट की आज्ञा के खिलाफ कुछ करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट माना जाता है ना, एक तरीके से मानहानि। तो वो चीज़ मानहानि वैसे डिफेमेशन होता है, तो कंटेम्प्ट इज बेसिकली किसी चीज़ को, किसी की अथॉरिटी को सबड्यू करना। ओके, कंटेजियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो फैले, स्पेशली बीमारियां या कुछ जो छूने से फैले। कंटेजियस की स्पेलिंग यही होती है, कंटेजियस, CONTAGIOUS। क्रेडुलस की स्पेलिंग क्या होती है? क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का वैसे मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत हल्की फुल्की बातों में बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता है ना। इसका एक सिमिलर वर्ड और है जिसको हम गलीबल बोलते हैं। जैसे आजकल न्यूज़ देख के हम ओपिनियन बना लेते हैं, न्यूज़ वाले जानबूझ के वो न्यूज़ दिखाते हैं कि हमारे एक सर्टेन टाइप ऑफ ओपिनियन बने रिलीजन को लेके या ऐसी चीज़ों को लेके, और हमारा बन भी जाता है क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो क्रेडुलस हैं उनका ओपिनियन उससे चेंज हो जाता है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है कि 5 लोग हैं, है ना, 5 लोग मिल बांट के एक निष्कर्ष पे अगर पहुंचे कि हाँ भाई सब ने माना कि ऐसा करना सही रहेगा, तो वो डिसीजन बाय कंसेंसस हो जाएगा, यानी सब में आपसी सहमति थी। कंसेंसस की भी स्पेलिंग सही है, क्रेडुलस की भी स्पेलिंग सही है, कंटेम्प्चुअस की स्पेलिंग गलत है। कंटेम्प्चुअस में OU नहीं UO आता है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। डिसकंटेंट का मतलब कंटेंट डिस करना नहीं, डिसकंटेंट का मतलब एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन। व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, व्हेन यू आर डिससेटिस्फाइड, किसी चीज से असंतोष होना, दैट इज डिसकंसेंट। पूछा क्या है? अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी सही वर्ड, मीनिंग एक तरीके से। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब है। ओह, यहाँ तो ऑप्शन ही मिल गया हमको सीधा सीधा ही। खैर बाकी मतलब ओके, देख लेते हैं। डिसओबीडियंस क्या है? अगर किसी चीज़ का जहाँ अगर हम ओबीडियंट हैं यानी हम बड़ों की बातें मानते हैं, अगर हम डिसओबीडियंट हैं यानी नहीं मानते हैं, तो वो उसका मतलब है। डिसकनेक्ट क्या है? एक होता है कनेक्ट होना और एक होता है डिसकनेक्टेड होना। फ़ोन जब कट जाता है तो हम बोलते हैं डिसकनेक्ट हो गया। डिसमिसल मतलब मल्टीपल तरीके से ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर भी होता है कि टू लीव, है ना, किसी मीटिंग के बाद जो सीनियर ऑफिसर है ही कैन से डिसमिस, सो दैट मीन्स कि एवरीवन शुड लीव। डिसमिस का ये भी मतलब होता है कि हम किसी बात को खारिज करना है ना, हिट, वो भी डिसमिसल है। और भी इसके मतलब होते हैं, बट फिलहाल ठीक है, हमें ये पता लग गया कि डिससेटिस्फैक्शन इज आवर राइट आंसर। चलिए तो क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। छोटा सा क्लोज टेस्ट है तो इजी रहेगा। द डैश रिप्लाइड दैट ही हैड सेड ऑल ही वांटेड। Select the most appropriate word to fill in the blank number 1. The dash God replied. God reply करेंगे, पता नहीं किसी फिक्शन में कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं लगता है ना, that he had said all he wanted। इसका मतलब ये है कि किसी के बारे में बात हो रही है जो कह चुका जितना उसे कहना था, ये उसने जवाब दिया कि मैं कह चुका जितना मुझे कहना था। तो गॉड, जज ऐसा नहीं बोलते भाई, जज बहस नहीं कर रहा है हमसे। प्रिजनर,
या एक्यूज़र। एक्यूज़र का मतलब जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो एक्यूज़र। यहाँ पे एक्यूज़र भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाए हैं तो पहले उसने कहा है, ए बंदे ने इल्ज़ाम लगाए हैं, पहले उसने कहा इल्ज़ाम लगाए हैं, और फिर बी बंदे ने रिप्लाई किया है इसको। अगर ए ने एक्यूज़ किया है तो बी ने इसको रिप्लाई किया है। द डैश रिप्लाइड, क्योंकि यहाँ रिप्लाइड वर्ड का यूज़ हो रहा है, इसलिए विल गो विथ द प्रिजनर वर्ड। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक नंबर 2, if he were some words dash God would punish his accuser for their great dash। now here it gets confusing, क्योंकि सेंटेंस का सेंस कुछ बना नहीं है ना। अगर सेंस बनता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है वर्ड्स फिल इन कर पाना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का सेंस कुछ नहीं बन रहा तो हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। 2 और 3 को साथ में देखते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। इफ़ ही वर, पहले उसने कहा क्या कि दैट ही हैड सेड ऑल ही वांटेड, जितना उसे कहना था वो कह चुका। अब इफ ही वर डैश गॉड वुड पनिश हिज अक्यूजर्स फॉर दिस ग्रेट डैश, यानी अगर वो कुछ हुआ है यहाँ तो गॉड पनिश करेंगे जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया। पीछे हमने देखा था ना कि ये था जिसने इल्ज़ाम लगाए थे, फिर बी ने रिप्लाई किया था। तो अक्यूजर्स को भगवान जो है पनिश करेंगे फॉर द ग्रेट समथिंग। यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक गलती है, इस तरीके कोई वर्ड का यूज़ कर सकता है। सो इफ़ ही वर क्या होगा कि गॉड पनिश करेंगे, तो इफ़ ही वर कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का क्या मतलब होता है? कोई भी नहीं, मतलब कंटिन्यूड किसी चीज़ के लिए आप बात कर सकते हैं कि कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, कोई टास्क कंटिन्यू हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहा है। आदमी क्या कंटिन्यूड होगा? इफ़ ही इट्स स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट सम पर्सन। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब होता है कि जब केस वगैरह शुरू होता है तो पहले चार्जेस लगाए जाते हैं, और फिर जब क्लियर हो जाता है कि हाँ सफिशिएंट एविडेंस है और जज की ओपिनियन में सामने वाले ने क्राइम किया है, तो उसको कॉन्विक्ट मान लिया जाता है। इससे पहले वो कॉन्विक्ट नहीं होता है। तो अगर कॉन्विक्ट हो जाता है यानी उसको सज़ा हो जाती है, तो गॉड विड पनिश हिज अक्यूजर्स। आगे देख लेते हैं। कंट्रोल नहीं होगा और कंसील नहीं होगा। कंसील मतलब छुपाना, और कंसील लोगों के लिए नहीं यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन को हम छुपा रहे हैं तो उसके लिए हम कंसील यूज़ नहीं करेंगे। वी कैन यूज़ हाइड, वी कैन यूज़ अदर वर्ड्स, वी वोंट यूज़ कंसील। तो convicted is the right answer. Next, God would punish his accusers for their great incantation, ingenuity, inability या injustice। तो incantation का मतलब ये है जैसे मैजिक स्पेल या मैजिक चार्म, है ना, जैसे हैरी पॉटर टाइप्स। तो इनकंटेशन वर्ड का यूज़ यहाँ क्यों करेंगे कि गॉड वुड पनिश हिज अक्यूजर्स फॉर द ग्रेट इनकंटेशन? डज इट मेक सेंस? नो इट डजंट। इंजेन्युइटी का मतलब स्किल, एक तरीके से प्रतिभा, है ना, किसी बहुत ज़्यादा प्रतिभा, ऐसा प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा है। इनेबिलिटी, फॉर द ग्रेट इनेबिलिटी, इनेबिलिटी का मतलब असक्षम होना, तो ये भी नहीं। इनजस्टिस, तो उनके इनजस्टिस का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, अन्याय, है ना। तो इस घोर अन्याय के लिए भगवान उनको सजा देंगे। बहुत फिल्मी हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। द जज कुड डू व्हाट ही वांटेड, जज जो चाहे कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या है? ही हैड अ क्लियर कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस और कॉन्शियंस सुनने में एक से लगता है, मतलब थोड़ा अलग है। इसका मतलब होता है सचेत रहना, है ना। यू आर कॉन्शियस अबाउट समथिंग, आप जब कुछ हो रहा है तो उसके बारे में कॉन्शियस हैं, आप एक्टिव हैं एक तरीके से। कॉन्शियस का और इसका एक मतलब आपका सचेत मन भी होता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, उसी से आता है कॉन्शियंस। यानी जो आपकी कॉन्शियंस है, जो आपकी आत्मा है, वो उस तरीके से सीन इसका ये है, मतलब इनर यू। कल्यूजन का मतलब क्या होता है? गठजोड़, एक तरीके का कल्यूट कर लेना फॉर रॉन्ग थिंग्स,
collision का मतलब क्या होता है? टकराव. Now these are like similar words with very opposite meanings. These are not so similar words with very similar meaning. यहाँ पे जो word use करेंगे हम वो conscience word use करेंगे. If you know, you know कि he had a clear conscience, यानी उसका दिल साफ है, उसकी आत्मा साफ है. And he was not afraid of anything. His faith in God was, उसका ईश्वर के ऊपर जो विश्वास है, is resolute, obstinate, complacent, stalwart. अब यहाँ पे जो है अगर आपने सिर्फ वर्ड मीनिंग याद किए हुए हैं ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर वर्ड्स के यूजेस पता है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग्स के थ्रू या बुक्स पढ़ के आपको आइडिया है कि किस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. जैसे देखो, स्टालवर्ट का जो मतलब है और रेजोल्यूट का जो मतलब है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो ही नहीं सकते. स्टालवर्ट का मतलब क्या है? जब आप लॉयल होते हैं बट थ्रू फॉर ऑर्गेनाइजेशंस और समथिंग, है ना. अच्छा, ऑब्स्टिनेट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब काइंड ऑफ यही है कि मतलब जो बिल्कुल ज़िद में हो, है ना. तो हम अगर थोड़ा सा सिर्फ वर्ड मीनिंग्स हमें पता है और बाकी वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो हमें एक बार लग सकता है कि ये मतलब है. तो इसलिए यूसेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रीडिंग की हैबिट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो ऑब्स्टिनेट का मतलब जो फील है वो है जिद से. इट्स अ नेगेटिव वर्ड, इट्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं है. जबकि फेथ जो वर्ड है ना ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है. बिलीव न्यूट्रल वर्ड है. फेथ इज अ पॉजिटिव वर्ड. तो हिज फेथ इन गॉड वाज, यहाँ लॉयल के लिए भी स्टालवर्ट यूज नहीं कर सकते, मतलब गॉड के लिए स्टालवर्ट यूज नहीं कर सकते. तो हिज फेथ इन गॉड वाज रेजोल्यूट, यानी अनशेकेबल. इतना बिल्कुल एकदम दृढ़ विश्वास है उसको ईश्वर के ऊपर. कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेसेंट तो इस सबसे कोई रिलेटेड ही नहीं. कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड काइंड ऑफ, मतलब जो चल रहा है अभी उससे हम खुश हैं तो हम कंप्लेसेंट हैं. ओके, अब आता है कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन. हमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और उसके बाद उसका मीनिंग समझना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं. इसका एक तरीका हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या बेहतर तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, कि हम एक बार तो पहले क्वेश्चंस देख लें, है ना. उसके बाद फिर हम वापस से उस पे जाएं फ्रेज पे. अगर हमारे पास थोड़ा सा, अगर हम बहुत फास्ट रीड कर सकते हैं, हमें स्किमिंग आती है, तो हम पहले एक बार स्किम थ्रू कर लें पैराग्राफ पे. लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि पैराग्राफ कितना बड़ा है ना. तो कई बार वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता. अगर 3-4 पैराग्राफ का है पूरा कॉम्प्रिहेंशन, तो अगर हम एक बार स्किम थ्रू करते भी हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर हम वापस पैराग्राफ पे जाते हैं, समटाइम्स इट कैन गेट कन्फ्यूजिंग. तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कम से कम ज़रूर देख लेंगे. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, पहले पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में मिला के 3 क्वेश्चन आ गए हमारे, और उसके बाद के पैराग्राफ जब तक हम पढ़ते हैं तब तक पहला पैराग्राफ उतना दिमाग में नहीं होता, और फिर हम जब क्वेश्चन करने आते हैं नीचे तो फिर हम वापस से पीछे जाके पढ़ने लगते हैं और फिर ढूंढने लगते हैं, जिसमें हमारा टाइम जाता है. तो अगर हमें सवाल पहले से पता होंगे तो आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा बहुत. तो ठीक है, पहला ही सवाल देखो, हु वॉज एग्जामिन्सा. हमको पता है कि पहले दूसरे पैराग्राफ में मेंशन होगा कहीं पे, आंसर मिल जाएगा इसका. ऑप्शन भी देख लो कि नरेटर है, अल्बर्ट लॉकटर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि उसके प्रोफेशन की बात हो रही है. हु वाज एग्जामिन्सा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेकोरेशन गिवन टू द डिकॉक्शन, सॉरी माय बैड, द डिकॉक्शन गिवन टू द नरेटर वाज. डिकॉक्शन होता क्या है, सवाल तो पहला यही आएगा, है ना. तो डिकॉक्शन क्या होता है? जैसे एक तरीके से अगर बिल्कुल याद ही रखना है ना कि कैसे याद रहे, तो सिंपल सा टी समझ लो. वैसे तो काढ़ा टाइप चीज़ होती है, काढ़ा को बोलते हैं, ठीक है. गिवन टू द नरेटर वाज, लेकिन बिल्कुल याद कैसे रहे, तो डिकॉक्शन, टी शन. इसी तरीके से एक और वर्ड है कंकॉक्शन. कंकॉक्शन जब हम कुछ चीज़ें मिला के एक बनाते हैं कुछ, तो मिक्सचर से जब हम कुछ बनाते हैं तो उसको कंकॉक्शन कहते हैं. डिकॉक्शन कहते हैं काढ़े को, है ना. ठीक है, हमने देख लिया डिकॉक्शन गिवन टू द नरेटर वाज मेड फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स टेस्टी बट यूजलेस. तो ठीक है, उस डिकॉक्शन जो मिला है
उसकी किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसके लिए हमको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, तब देखेंगे इस सवाल को। द ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड वेयर, अराउंड द वर्ल्ड, इन गाना, इन अफ्रीकन कल्चर, इन WHO। हमें मिल जाएगा कि ऊपर पैराग्राफ में क्या लिखा है। अब यहाँ आपने कॉमन सेंस से सवाल मत करने लग जाना। फ्रेज में अगर लिखा हुआ कि घाना में मिलते हैं तो हम आंसर घाना मारेंगे, फ्रेज में जो लिखा है हम वही मारेंगे। तो ऊपर पहले हम फ्रेज पढ़ेंगे। यहाँ हम समझ गए कि सवाल क्या पूछा है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा था, इग्या मेंसा, ये पहले भी बात हुई थी, इग्या मेंसा जो भी नाम है इसका, वॉज रिपीटेड। अब इसकी रेपिटेशन क्या थी। पहला सवाल क्या था कि इग्या मेंसा है कौन, उसका प्रोफेशन क्या है। क्योर ऑल पेशेंट्स, हील पीपल, हेल्प वेयर वेस्टर्न मेडिसिन फेल्ड, हैंडल 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो अब हम जब हम पढ़ेंगे ऊपर से कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए बहुत ईजी हो चुका रहेगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 21st, हाँ, द थेरेपेटिक वैल्यू एंड हीलिंग पावर्स ऑफ प्लांट्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड टू मी व्हेन आई वाज अ बॉय ऑफ अबाउट 10। यानी प्लांट्स की हीलिंग पावर और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू, यानी थेरेपी में जब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की तो उसकी थेरेपेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। और थेरेपेटिक वैल्यू किसी की कितनी ज़्यादा है, यानी कितनी ज़्यादा तरीके के मेडिसिन में या किसी और तरीके की थेरेपी में उसको यूज़ किया जाता है। तब उसको किसी ने समझाया कि प्लांट्स की हीलिंग पावर और थेरेपेटिक वैल्यू के बारे में। आई हैड डेवलप्ड एन एक्यूट परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, यानी इसको जो है एक्यूट परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, एक ही लाइन में 3 वर्ड्स ऐसे मिल गए जिनके मतलब हमें पता होने चाहिए। एब्डोमिनल का मतलब पेट का रीजन, परसिस्टेंट का मतलब जो लगातार होता रहे, और एक्यूट का मतलब हद से ज़्यादा। तो हद से ज़्यादा और लगातार मतलब हर रह रह के उठने वाला एब्डोमिनल पेन इसको होता था डेवलप्ड। नाउ हियर ये जब आप किया करो ना टेस्ट पेपर वगैरह, तो इस पर ध्यान दिया करो कि कैसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। आई हैड डेवलप्ड, यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि हुआ था। यहाँ पे आपको लगेगा कि डेवलप वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, हो सकता है करेक्ट वाला चुनने आया तो आप डेवलप गलत करके आ जाओ कि डेवलप क्यों होगा, पेन डेवलप थोड़ा होगा, लेकिन नहीं, इस तरीके से लिखते हैं। I had developed an acute persistent abdominal pain that did not respond readily to hospital medication। तो ऐसा एक दर्द उसको होने लगा था जिसका हॉस्पिटल की दवाइयों का कोई इलाज, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उस पर। माई मदर हैड टेकन मी टू द सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल ऑन सेवरल ओकेशंस। बहुत बार वो सिटी के सेंट्रल हॉस्पिटल ले गई थी उसकी माँ उसको। वेयर डिफरेंट ड्रग्स वर ट्राइड ऑन मी, जहाँ अलग अलग दवाइयाँ उस पर ट्राई की गई। इन टोटल डेस्परेशन, हमने पीछे देखा था ना डेस्परेट का मतलब, डेस्परेट का मतलब था जब आप किसी चीज़ के एक्यूट नीड में हो, जब बहुत ज़्यादा नीड है आपको किसी चीज़ की। तो जब एक्यूट मतलब टोटल डेस्परेशन आ गया, डेस्परेट सीन हो गया। शी टुक मी टू इग्या मेंसा। अब वो इनको इग्या मेंसा के पास लेके गई हैं। इग्या मेंसा कौन है? अ वेल नोन हर्बलिस्ट। सवाल था पहला, तो कौन है इग्या मेंसा? अ वेल नोन हर्बलिस्ट। हमने यहाँ देखा, आंसर मार्क किया। हर्बल डॉक्टर, स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअलिटी से तो कोई कनेक्शन नहीं दिखाया। मेडिकल डॉक्टर नहीं, हर्बल स्पेशलिस्ट बताया, डॉक्टर नहीं बताया। द नैरेटर नहीं, ये नैरेटर तो ये लड़का खुद ही है। तो वेल नोन हर्बलिस्ट इन माई होम टाउन इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ घाना। ठीक है, ये इसके होम टाउन में थी, और इसका होम टाउन कहाँ है? वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ घाना, घाना के एक वेस्टर्न प्रोविंस में। This man was no stranger to the medical doctors at the hospital। तो ये जो है यानी इग्या मेंसा जो है वो कोई अपरिचित नहीं है मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, मतलब सब जानते हैं इसको। क्यों जानते हैं? He had earned the reputation of offering excellent help when they were confronted with difficult cases। ये भी हमको पता है, आगे एक क्वेश्चन में था। अब जब हम आगे उस क्वेश्चन पे आएंगे खटाक से मारेंगे, आगे बढ़ेंगे कि क्यों क्या इसकी रेपुटेशन है, ऑफ ऑफरिंग एक्सीलेंट हेल्प व्हेन दे वर कन्फ्रंटेड विद डिफिकल्ट केसेस वेयर वेस्टर्न मेडिसिन हैड फेल्ड टू क्योर। जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो जनरली एलोपैथी दवाइयाँ हैं, जब वो काम नहीं करती हैं तो ये बंदा जो है हर्ब्स का यूज़ करके उसको ठीक कर देता है। After a brief interview, he left us waiting in his consulting room while he went out to the field। तो थोड़ी देर इसको वहाँ मतलब बात किया कि हाँ भाई क्या दिक्कत है। After a brief interview,
ये इसने उसको कंसल्टिंग रूम में ही इसको रखा कि ठीक है बैठो, और उसके बाद वो गया अपने फील्ड में, कोई फील्ड रही होगी बगल में। ही रिटर्न विद सेवरल लीव्स, कुछ पत्तियां लेके आया, एंड द बार्क ऑफ अ ट्री, और एक पेड़ का उसके ऊपर जो छिलका जैसा होता है तने के ऊपर, उसका बार्क ऑफ अ ट्री। वन ऑफ हिज अटेंडेंट्स क्विकली प्रिपेयर्ड अ डिकॉक्शन एंड हैंडेड मी अ ग्लास ऑफ दिस प्रिपरेशन। उसका एक असिस्टेंट टाइप का रहा होगा अटेंडेंट, उसने तुरंत इसका एक डिकॉक्शन बनाया, काढ़ा बनाया उसका, और उसका एक गिलास पकड़ा दिया इसको। इट वॉज एक्सट्रीमली बिटर, बहुत कड़वा था, बट विद इन एन आवर और सो आई बिगैन टू फील रिलीव्ड। लेकिन 1 घंटे के अंदर फ़ायदा होने लगा, मुझे आराम मिलने लगा। रिलीफ का मतलब आराम मिलना। द रेस्ट ऑफ द डिकॉक्शन वॉज पुट इन टू 2 large bottles so that I could take doses periodically. बाकी के डिकॉक्शन को यानी काढ़े को 2 बड़ी बोतल्स में जमा कर लिया गया, है ना, ताकि ये जो है पीरियडिकली, मतलब हर कुछ कुछ देर पे, जितना उसने सजेस्ट किया होगा वो लेता रहे। विद इन 3 days द फ्रीक्वेंट abdominal पेन स्टॉप्ड। 3 दिन के अंदर ये दर्द रुक ही गया, एंड आई रिकॉल गेनिंग अ गुड एपेटाइट, और इसको भूख लगने लगी। आई हैव अप्रिशिएटेड द हीलिंग पावर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एवर सिंस। My experience may sound unusual to those who come from urban areas of the developed world, but for those in less affluent nations, such experiences are common. Affluent का मतलब पहुँचे हुए, जो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए, वहाँ पे ऐसे अनुभव बहुत कॉमन है। Studied by WHO indicates that for 75 to 90% of the rural population of the world, herbalist is the only person who handles their medicinal problems. यानी 75 to 90% रूरल पॉपुलेशन जो है उसकी मेडिकल इश्यूज का ख्याल कौन रख रहा है? हर्बलिस्ट रख रहा है। जैसे इंडिया में आयुर्वेद है ना, खाली इंडिया में नहीं है, बाकी जगह भी पहले मेडिसिन थी, वेस्टर्न मेडिसिन आने से पहले ज़्यादातर जगहों पे अपना कुछ ना कुछ सिस्टम होता था मेडिसिन का। इन अफ्रीकन कल्चर, traditional medicine practitioners are always considered to be influential spiritual leaders as well. अफ्रीकन कल्चर में ये है, जैसे इंडिया में अभी है ना कि आयुर्वेद के साथ योग मिला के बाबा रामदेव कहाँ पहुँच गया, है ना। तो उसी तरीके से ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो पुराने तरीके की मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, वो हमेशा एक इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर भी होते हैं। स्पिरिचुअल लीडर यानी बाबा टाइप्स, यूजिंग मैजिक एंड रिलीजन अलॉन्ग विथ मेडिसिन। यानी ये जादू भी यूज़ करते हैं, रिलीजन भी यूज़ करते हैं, और मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। मतलब भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा, पाउडर वाउडर छिड़क दिया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, झाड़ू वाड़ू मार दिया, और फिर कुछ दवाई भी दे दी। इलनेस इज हैंडल विद द इंडिविजुअल हिडन स्पिरिचुअल। मतलब यहाँ इंडिया में जो ये झाड़ फूक का जो कल्चर है ना, वही वाला समझ लो कि उसी टाइप का है कुछ। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये लोग थोड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। ठीक है। इलनेस इज हैंडल विद द इंडिविजुअल हिडन स्पिरिचुअल पावर्स एंड विथ एप्लीकेशन ऑफ प्लांट कंटेनिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो यानी हर इंसान में जैसे कि स्पिरिचुअल पावर है ना, उसको अवेकन करके एज दे बिलीव इट टू बी, ये लोग इसको ट्रीट करते हैं, और फिर प्लांट्स की हीलिंग पावर भी यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था कि हर्बल डॉक्टर थी, कहीं से हमें आगे नहीं पता चला कि वो मेडिसिनल डॉक्टर थी या कुछ और थी, हर्बल डॉक्टर थी, सो नो कंफ्यूजन। यहाँ में देखे थे डिकॉक्शंस गिवन टू द नरेटर वाज मेड फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स। नहीं, क्या लेके आया था वो? लीव्स लेके आया था, बाग लेके आया था। अच्छा, टेस्टी बट यूजलेस? नहीं नहीं, बिटर था। मेड फ्रॉम रूट्स एंड हर्ब्स? रूट्स नहीं थी, लीव्स था, लीव्स एंड बाग। बिटर बट इफेक्टिव। 1 घंटे में उसका दर्द ठीक होने लगा था, सो इट वॉज बिटर बट इट वॉज इफेक्टिव एज वेल, है ना। इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें दोबारा पढ़ने का टाइम हमारा बच गया। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के लिए हमें पढ़ना पड़े, क्योंकि हम एग्जाम के प्रेशर में कुछ चीज़ें थोड़ा जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ये हमारा टाइम फिर भी बचाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नरेटर वॉज आस्क्ड टू टेक पीरियोडिक डोसेज ऑफ द डिकॉक्शन। ये तो 2 बॉटल में भर के दिया गया था ना इसको कि हाँ भाई पीरियोडिकली लेना है, तो ये तो ट्रू है। नरेटर कंप्लेंट ऑफ फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन्स, ये भी ट्रू है। क्या हो रहा था उसको?
क्या थी वो मस्त सी लाइन, डेवलप्ड एन acute persistent abdominal pain, इसका यही मतलब है कि बार बार होने आ रहा. Narrator is skeptic about the healing powers of plant. No, this is false. False यानी not true. क्यों? पहला ही पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? पहले पैराग्राफ में बोल रहा है, the therapeutic value and healing powers of plant was demonstrated to me when I was a boy of about 10. और तब से इसको अच्छा लगने लगा. और क्या है? The narrator paid several visits to the city central hospital. This is also true. इसकी माँ इसको लेके गई थी कई बार. तो हमारा थर्ड ऑप्शन नॉट ट्रू है, पूछा नॉट ट्रू है, दैट इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड इन WHO. जी नहीं, WHO ने बताया है इन एफ्रिकल्चर. सही बात है, पाए जाते हैं, घाना में पाए जाते हैं, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड. ये बड़ा सबसेट है, ये छोटा सबसेट है, ये उससे भी छोटा सबसेट है. दिस इज वर्ल्ड, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज घाना. तो अगर जब बात यहाँ पे पूछी जा रही है, द ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड अराउंड द वर्ल्ड वुड बी द राइट आंसर. अगर दुनिया के बारे में कोई बात हुई ही नहीं होती, फ्रेज में हमारे सिर्फ घाना या सिर्फ अफ्रीका के बारे में बात हुई होती, तो हम अराउंड द वर्ल्ड नहीं मारते, तब हम घाना या अफ्रीका के कल्चर में उस हिसाब से मारते. लेकिन यहाँ पे लिखा है ना ये चीज़ कि studies by WHO indicate that for 75 to 90% of the rural population of the world, the herbalist is the only person who handle their medical problem. Traditional medical practitioners. ठीक है. Next question. Agamemnon was reputed to cure all patients in the central hospital. नहीं, central hospital तो गया था, उसको दवाइयाँ मिली, वो काम नहीं की. Heal people by magic and religion. नहीं, ये इसके बारे में नहीं है. इसने क्या दिया था? इसको एक डिकॉक्शन दिया था. Help where Western medicines failed. Yes. Handle 75% of rural population. No. It's about, ये जनरल था कि herbalists around the world ऐसा करते हैं. इसके बारे में था कि ये जब वेस्टर्न मेडिसिन फेल हो जाती थी, इसलिए इसका रेपुटेशन था कि ये तब अपनी दवाइयों से, प्लांट बेस्ड दवाइयों से लोगों को ठीक कर देता था. सो एक बार लास्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान दो. इनमें ना यू कैन गेट कंफ्यूज, क्योंकि आप अगर सिर्फ सेंटेंसेस पकड़ेंगे, द ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये सेंटेंस यहाँ यूज हुआ है. इन अफ्रीकन कल्चर द ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर. ये आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस का जो है सेंस कुछ अलग निकल रहा है. सवाल उससे नहीं है, सवाल है ये कहाँ पाए जाते हैं. और ये आपको एक तरीके से पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद और इसका सेंस समझने के बाद आपको इसका अंदाज़ा लगाना होगा, है ना. ये आप यहाँ पे समझ के ही कर सकते हैं. अगर आप इसमें सिर्फ लाइंस के थ्रू जाएंगे तो आपको इशू आएगा. ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. आई होप यू लाइक्ड इट. टेक केयर.